दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और अब चीन की तरफ से भारत से बड़ी मदद मांगी गई और आरआईसी संगठन को फिर से चालू करने के लिए साथ आने के लिए कहा गया। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जो कि इस समय बुरी तरह से फंस चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब खतरे में पड़ गई है, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। अमेरिका की तरफ से एशिया के देशों पर नए टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाए जाने से पूरे गारमेंट सेक्टर में हड़कंप मच गया है। खासकर बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में तो माहौल काफी टेंशन भरा है। यूनियन और इंडस्ट्री ग्रुप्स का कहना है कि इन टैरिफ्स की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में है और अगर ये कंपनियां या तो बंद हो गई या किसी और देश में शिफ्ट हो गई तो हालात और बुरे हो सकते हैं। 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने 90 दिनों की जो मोहलत दी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश पर 35% और कंबोडिया पर 36% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ पिछले साल बांग्लादेश ने अमेरिका को $8.4 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें से करीब $7.3 बिलियन गारमेंट यानी कपड़े थे। वहीं कंबोडिया ने भी करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को, जो उसके कुल निर्यात का लगभग 40% है। इसमें से भी आधे से ज्यादा सामान गारमेंट, जूते, चप्पल और बैग जैसे प्रोडक्ट थे। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलीम रहमान का कहना है कि अगर भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों पर टैक्स कम रहता है और बांग्लादेश पर ज्यादा, तो बांग्लादेश की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वियतनाम के साथ डील करके वहां सिर्फ 20% टैरिफ तय किया है, यानी कि वियतनाम अब बाकी सभी देशों के मुकाबले सस्ता बन गया है। ऐसे में कंपनियां कंबोडिया या बांग्लादेश को छोड़कर वियतनाम जा सकती है। कंबोडिया की ट्रेड यूनियन की प्रेसिडेंट यांग सफॉन ने तो एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं इन फैक्ट्रियों में काम करती है उनमें से कई बैंक लोन लेकर अपना घर चला रही है। अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो न सिर्फ उनका रोजगार जाएगा, बल्कि उनके परिवार भूखे रह सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक सकती है और बूढ़े माता पिता की दवाई तक नहीं खरीदी जा सकेगी। बांग्लादेश के एक और एक्सपर्ट मोहिद्दीन रुबेल ने कहा है कि अगर टैक्स 15% से बढ़कर सीधे 35% हो गया तो प्रोडक्ट की कीमत तो आसमान छूने लगेगी। इससे न सिर्फ खरीदार कम होंगे, बल्कि इन्वेस्टर्स का भी भरोसा उठ जाएगा। भारत अभी इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मौका भारत के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। अभी भारत का अमेरिका के गारमेंट एक्सपोर्ट मार्केट में हिस्सा करीब 6% है, लेकिन अगर वो सिर्फ 5% और हिस्सा बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया से ले ले तो ये सीधे सीधे भारत की जीडीपी में 0.1% का इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत को गारमेंट और एक्सेसरीज में रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज यानी छुपी हुई ताकत है और अमेरिका के डेटा को देखा जाए तो बांग्लादेश के 88% एक्सपोर्ट गारमेंट से है, कंबोडिया के 30% और इंडोनेशिया के करीब 15%। अब जब इन देशों पर भारी टैक्स लग रहा है तो अमेरिका को भारत एक मजबूत, स्टेबल और सस्ता विकल्प के रूप में दिख सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि गारमेंट के अलावा भी भारत को कई सेक्टर में फायदा हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, मेटल स्क्रैप, प्रोसेस्ड फूड और एनिमल प्रोडक्ट। यानी कि अगर भारत इस मौके को समझे और अपनी रणनीति सही रखे तो वो सिर्फ गारमेंट सेक्टर ही नहीं, बल्कि बाकी कई एक्सपोर्ट सेक्टर में भी तेजी से आगे निकल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार जल्द से जल्द अमेरिका के साथ डील फाइनल करे और अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन दे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और टैक्स सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि इंडस्ट्री को फायदा मिल सके। साफ है कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील साइन होने के तुरंत बाद बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत बड़ा मार्केट बांग्लादेश का अमेरिका के अंदर हथिया सकता है और इसको देखकर बांग्लादेश बुरी तरह से दहशत में है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। रूस की तरफ से लगातार आरआईसी यानी इंडिया, रशिया, चाइना संगठन को रिवाइव करने की बातें पिछले कई सालों से कही जा रही है
और अब इसमें चाइना ने भी अपनी मोहर लगा दी है। चीन के द्वारा कहा गया है कि हम चाहते हैं कि वापस से RIC साथ आए और भारत को जिद छोड़कर वापस से इस संगठन में साथ में मिलकर काम करना चाहिए। यानी कि साफ है कि संगठन को लेकर सिर्फ भारत ही है जो अभी रेडी नहीं है, वरना रशिया और चीन दोनों इसको फिर से शुरू करना चाहते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण वेस्टर्न देशों की दादागिरी और अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी है। अभी कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि रूसी तेल वगैरह भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश ना खरीदे, और अगर इसकी खरीद भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश जारी रखते हैं तो बड़े सैंक्शन के लिए ये देश तैयार रहे। यह एक बड़ा कारण है कि चीन और रूस दोनों चाहते हैं कि वापस से RIC एक्टिव हो, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न देशों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आंद्रेई ने बताया है कि वो इस मुद्दे पर भारत और चीन दोनों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तीनों देश न सिर्फ एक दूसरे के करीबी पार्टनर है बल्कि ब्रिक्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के भी फाउंडर है। इसीलिए ऐसा कोई फॉर्मेट जो इन तीनों को जोड़ता हो उसका बंद रहना ठीक नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि जब तीनों देशों के आपसी रिश्ते उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आपस में अच्छे से बातचीत हो सके, तब RIC को फिर से शुरू किया जा सकता है। इस पर चीन ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये ट्रिपल कॉपरेशन सिर्फ तीनों देशों के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि पूरे रीजन और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। चीन का कहना है कि वो इस मुद्दे पर भारत और रूस दोनों से बात करने के लिए तैयार है ताकि RIC फॉर्मेट को फिर से एक्टिव किया जा सके। RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना, तीन बड़ी ताकतें जो मिलकर रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। पहले इसमें 20 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन 2020 में जब लद्दाख में इंडिया चीन की झड़प हुई तब से ये फॉर्मेट रुक गया। उससे पहले कोविड आ गया था तो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। करीब 4 साल से भारत और चीन के रिश्तों में ठंडक थी, लेकिन अब धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। पिछले साल ब्रिक्स समिट के दौरान PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद भारत के NSA अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर चीन गए हैं। जयशंकर ने तो चीनी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री दोनों से एक साथ बातचीत भी की। अब ये कोशिश हो रही है कि RIC को फिर से शुरू किया जाए। वहीं जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस भारत की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वापस से RIC जल्दी एक्टिव हो सकता है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री भी चीन के राष्ट्रपति से मिले। वहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि SCO समिट की जो मीटिंग चीन में होने वाली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर भी चले जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होगा। वैसे आपके हिसाब से क्या RIC को फिर से शुरू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।